नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। आज ऐतिहासिक दिन है। ना जाने करीब 9 दशकों के बाद आज के दिन सरकारी छुट्टी नहीं थी। हम आपको बता दें 13 जुलाई को हर साल सरकार छुट्टी घोषित करती है और बड़ा इत्तेफाक है। टनल के उस पार के लोग इसको शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं और टनल के इस पार के लोग इसको काला दिवस के रूप में मनाते हैं। बात है 13 जुलाई 1931 की। बगावत होगी थी महाराजा हरि सिंह के खिलाफ। इस बगावत में कुछ लोगों की मौत होगी और जो इस तरफ के लोग हैं उनका ये कहना है कि ये काला दिवस है और जो कश्मीर घाटी के लोग हैं उनका ये शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता था। यहाँ पर आज के दिन श्रद्धांजलि दी जाती थी। सरकार ने सरकारी छुट्टी भी घोषित की थी, लेकिन जैसे ही 370 में संशोधन होता है, 35 को हटा दिया जाता है, तो आज के दिन वो छुट्टी जो घोषित की जाती है उस छुट्टी को भी खारिज कर दिया जाता है। आज करीब 9 दशकों बाद पहली मर्तबा कोई सरकारी फंक्शन कश्मीर में नहीं हुआ है। अलबत्ता इससे पहले हर साल हुकूमत किसी की भी होती हो, वहाँ पे आधिकारिक तौर पर सरकारी फंक्शन होते थे, गैर सरकारी फंक्शंस भी होते थे। लेकिन आज का दिन ऐतिहासिक है। 13 जुलाई 2020 ने सारे पूरे इतिहास को बदल दिया है और आज नया इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा है कि आज के दिन 13 जुलाई 1931 में जो हुआ था उसको लेकर के बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि कोई अवकाश नहीं होगा, कोई इस तरह का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। तो दर्शकों, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे डॉक्टर निर्मल सिंह, जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, फॉर्मर स्पीकर भी हैं, इतिहासकार भी हैं। डॉक्टर साहब, आज के दिन, आज से पहले सरकारी कार्यक्रम भी होते थे, छुट्टियां भी होती थी। 13 जुलाई 1931 को लेकर के कश्मीर के लोग शहीदी दिवस के रूप में मनाते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं। क्या कहेंगे आप, कैसा लग रहा है आपको? हेलो जी जी। हाँ विनोद जी, ऐसा है कि इस तक 13 जुलाई को शहीदी दिन देना ही गलत है जी। ये एक बहुत बड़ा सांप्रदायिक दंगा हुआ था जी, जिसमें 1931 को अब्दुल कादर नाम का एक पंजाब से एक मुस्लिम आया था अपने ब्रिटिश जो उसका ऑफिसर था आर्मी का जी के साथ जी। और उस अब्दुल कादर ने यहाँ पर कम्युनल राइट जो है फैलाने की कोशिश की जी। ये कहा कि इस महाराजा के महल को ढा दिया जाए, हिंदुओं को कत्ल किया जाए, इस प्रकार की बात उसने कही जी। अल्टीमेटली उस पर मुकदमा चला जी। जब मुकदमा चल रहा था तो अदालत में मुकदमा जो है वहां के जो लोग थे, जैसे आज भी पत्थरबाजी करते हैं जी। करते थे पीछे, उसके ऊपर जो है अदालत के ऊपर उन्होंने घेराव कर दिया। अल्टीमेटली अदालत को जो है सेंट्रल जेल श्रीनगर में शिफ्ट किया गया। शिफ्ट करने के बाद वहां पर जब उस पर मुकदमा चल रहा था, जज मुकदमा सुन रहे थे, 5000 की जो भीड़ थी जी, उसने अटैक कर दिया सेंट्रल जेल श्रीनगर में जी। अल्टीमेटली पुलिस को बुलाना पड़ा, आर्मी को बुलाना पड़ा। उसमें कुछ लोग दंगाई जो थे मारे गए जी। ये उन दंगाइयों को जो है उनको कहा जाता है कि ये शहीद है जी। तो उसके बाद मैं आपको बताऊं कि श्रीनगर में, कश्मीर में, इसमें बीरपुर में कम्युनल राइट्स हुए जी। जो है हिंदुओं को मारा गया। कश्मीर में हिंदुओं की दुकानों, पंडितों की दुकानों को जलाया गया जी। बीरपुर में हनी सेठ गुरुद्वारे को जलाया गया जी। ये सारा जो धंधा तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और उनके जो लोगों ने फैलाया था उसमें जो है ये सारा वो था जी। इसको कश्मीर के लोगों ने जो है और खासतौर नेशनल कॉन्फ्रेंस को शहीदी का नाम देते हुए ये सारा किया, जो बिल्कुल गलत है। ये एंटी जो है जम्मू जो है दिन मनाया जाता था जी। ये जो शेख अब्दुल्ला की जो कम्युनल पॉलिटिक्स है उसको दर्शाता था। और मैं बधाई देना चाहूंगा अपनी जम्मू कश्मीर की यूटी गवर्नमेंट को, उन्होंने 31 जो है 13 जुलाई को जो उसकी छुट्टी को समाप्त कर दिया गया। जब ये यहाँ पर जब हमारे 3 साल सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ने कतई भी इसको जो है लेकिन आपका सहयोगी दल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग तो उस सरकारी फंक्शन में शामिल होते थे जिसमें शहीदी दिवस मनाया जाता था। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमने कतई भी इसको मान्यता नहीं दी। हम कभी नहीं इसके तरफ हमने जो है बिल्कुल इसको कंडेम नहीं किया है, हमने कभी नहीं कहा। क्योंकि आपको पता है कि वो जो सरकार थी वो नॉर्थ पोल साउथ पोल इसलिए कहा गया है
कि वैचारिक तौर पर जो है वो कई ऐसे मुद्दे थे जिसके ऊपर हमारी सहमति नहीं थी, लेकिन ये गवर्नेंस लाइंस था, इसलिए हम इकट्ठे थे। और जब देखा कि वो कम्युनल लाइंस पर चलना शुरू हो गए, उसमें से 13 जुलाई का मुद्दा एक मुद्दा था, और महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन की छुट्टी के ऊपर भी हमारा विवाद था। हम कहते थे छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं मानते थे। तो यही विवाद थे, और कई ऐसे थे जो मुद्दे थे जिसके कारण हमने विड्रॉ किया उसकी सारी जो है उनकी सपोर्ट को, तभी वो सरकार जो है समाप्त हो गई थी। लेकिन डॉक्टर साहब, आपके पास एक मौका था कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर आप सरकारी अवकाश घोषित करवा सकते थे। अपर हाउस में आप ही के सदस्य ने एक प्रस्ताव लाया था जिसको मंजूरी भी मिल गई थी, उसके बाद खाली आपने आदेश ही करना था, लेकिन आप नहीं करवा पाए। जी कहता हूँ कि ये जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी जी, ये मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूँ जी। ये कोलिशन जो है गवर्नमेंट था, हमने कैबिनेट में इसके लिए बहुत फाइट किया, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की, लेकिन जब तक वहां जो है पीडीपी वाले नहीं मान रहे थे, फिर आपको याद होगा तब मेरा स्टेटमेंट आया था, आप ही लोगों ने जो है इसको दिखाया था। मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो छुट्टियां हैं, 13 जुलाई की छुट्टी की मैंने बात की, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया था। और जो 5 दिसंबर की थी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के जन्मदिन की छुट्टी, मैंने कहा इसका रिव्यू होना चाहिए, जब ये बहुत बड़ी चर्चा हुई थी। और मुझे खुशी है कि जो बात मैंने कही थी वो बात जो है ऐसा नहीं कि मेरे कारण हुआ, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि उस समय उठाइए अपने आर्काइव्स में जाइए, आपके ध्यान में आएगा। जी बिल्कुल, मुझे बिल्कुल याद है डॉक्टर साहब, आपने कहा था कि जितनी भी सरकारी छुट्टियां हैं उन पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। आपने इन दोनों का भी जिक्र किया था, याद है मुझे। हाँ, और अभी ये हुआ है, ये बड़े हमें दुख की बात है। और ये अभी ये जो 13 जुलाई है, ये जम्मू और कश्मीर को बांटती थी, हिंदू और मुसलमान को बांटती थी, ये कम्युनलिज्म और राष्ट्रवाद के बीच में डिवाइड करती थी। और जो है ये थोपा जाता था, जब ये छुट्टी होती थी जम्मू के लोग जो राष्ट्रभक्त लोग थे वो घरों में बैठते थे जी। और ये जो कश्मीर सेंट्रिक जो पॉलिटिक्स थी, जो लोग थे, इसको जो उसके अपनी जो है आइडियोलॉजी को आगे ले जाने के लिए अलगाववाद की आइडियोलॉजी उसको बनाते थे। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अब हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे जुड़ चुके हैं आगा सैयद रूहुल्लाह मेहंदी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन है। आगा साहब, स्वागत है। लेकिन आज पिछले साल 13 जुलाई 2019 को सरकारी फंक्शन भी हुआ था, शहीदी दिवस भी मनाया गया था, लेकिन आज कोई ना सरकारी ना गैर सरकारी फंक्शन हो पाया, क्या कहेंगे आप? कहने की तो जरूरत ही नहीं है। जब से पिछले साल रियासत की जो खुसूसी पोजीशन थी जी, उसका जो कत्ल किया गया गैर आईनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, तो उसके बाद तो रियासत की तारीख को ही मिटाने की कोशिश भी की गई, वो भी इंस्टीट्यूशंस के जरिए, और अपने आइडियाज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। ये दिन जो है ये रियासत जम्मू कश्मीर के लिए, यहाँ की जमहूरियत के लिए बहुत अहम दिन है जी। इन शोहदा ने अपनी जान दी है लोगों की आवाज के लिए और रियासत की जमहूरियत के लिए जी। तो ये किसी खुसूसी मजहब से ताल्लुक रखने वाला दिन नहीं था, ना इनकी शहादत किसी खुसूसी मजहब के लिए थी जी। इनकी शहादत हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले इस रियासत के हर एक बाशिंदे की आज़ादी के लिए थी, जो उस वक्त जो आज़ादी उनको नहीं मिल रही थी, अपना फैसला खुद करने के लिए थी। तो ये तारीख में बहुत अहम दिन है जिसने जमहूरियत के लिए यहाँ की जमीन साजगार की दरवाजे खोले, और इन लोगों ने लोगों की आवाज के लिए, जिसको आज हम जमहूरियत के नाम से पुकारते हैं, उस आवाज के लिए अपनी जान दी है। तो इस तारीख को बदलने के लिए, आरएसएस की आइडियोलॉजी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, और सारी जो रियासत की अपनी पहचान है उसको मस्क करने के लिए इंस्टीट्यूशनली, जब से रियासत के हुकूक का कत्ल किया गया पिछले साल, इंस्टीट्यूशनली कोशिश की जा रही है। और उसका सबसे अहम पहलू ये भी है, या सबसे अहम पहलू में से ये एक पहलू ये भी है कि रियासत की तारीख को मिटाया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में आज चूंकि हमारे अक्सर लीडर्स जो है नजरबंद है, मैं खुद भी नजरबंद हूँ, तो लीडरशिप शायद वहां नहीं जा पाई, मगर हमारे जो वर्कर्स है, एक्टिविस्ट है, जो जिला सतह पे हमारे ऑफिस बेयरर्स है, उन्होंने फंक्शन भी किया और उन्होंने इजाजत भी मांगी थी मज़ार शुहदा पे जाके वहां पे खराजात अकीदत पेश करने के लिए। तो उसके जवाब में एक तो
परमिशन नहीं मिली, एक जी। तो परमिशन नहीं दी गई, राइट, दूसरा वहां जाने के सारे रास्ते भी बंद किए जी। गए। तो इस हद तक आप देख सकते हैं कि ये इंस्टीट्यूशंस के जरिए, गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए अपनी आइडियोलॉजी को यहाँ पे कैसे इम्पोज कर रहे जी। हैं कि जमहूरियत में हर किसी को अपना नुक्ते नजर रखने का हक जी। है, और इन शोहदा को खराज अकीदत पेश करना यहाँ के लोगों का हक है, हर एक बाशिंदे का हक जी। है। अगर जम्मू के लोग आज जमहूरियत की बात कर रहे हैं, जमहूरियत की फजा में आज़ादी से घूम रहे हैं, अगर आप कश्मीर में जमहूरियत की बात कर पाते हैं, तो वो बुनियादी तौर इन्हीं शोहदा का जो खून है जो वसीला बना इस हक के जी। लिए। तो इसकी बात करना हमारा हक है, आईनी जी। तौर भी, कानूनी तौर भी। मगर चूंकि एक मखसूस जमात की आइडियोलॉजी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंस्ट्रूमेंट बन गई जी। है उस आइडियोलॉजी जी। को इम्प्लीमेंट करने के आगा साहब, लिए। आपने ये हक भी हमें जी। जो है आज अमलाने नहीं दिया गया। जी, आगा साहब आपने दो बातें कही। जी। एक तो आपने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो स्पेशल स्टेटस था उसको हटाया गया, बिल्कुल। जबकि लोग कहते हैं या भारतीय जनता पार्टी या सरकार कहती है कि दोनों हाउसेस से यानी लोकसभा और राज्यसभा से इसको पारित किया गया था। क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने कोर्ट में इसके लिए पिटीशन दायर की जी। है। उम्मीद है कि इन सभी दावों को जो झूठ पे मबनी है, उम्मीद है कि कोर्ट जो है इसको रद्द करेगी और इसकी गैर कानूनियत को साबित करेगी, जो उस दिन हुआ। जी। मगर आपके नाजरीन की इतला के लिए, आपकी इतला के लिए बताना चाहूंगा, दोनों हाउसेज ने तो इसको यूनिलैटरली जी। उस वक्त रिवोक किया, कानून तो वहां पे पार्लियामेंट में पास किया। जी। मगर जो सेक्शन 3 है 370 आर्टिकल का, जो सेक्शन 3 जी। है, उसमें ये बाज़ाब्ता मेंशन था, इसका जिक्र था, और ये नुक्ता था जी। कि रियासती कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जी। लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, रियासत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जी। इस बात को जी। मेहरबानी करके समझ लीजिए, आप चूंकि पढ़े लिखे खुद जी। जानते हैं, आप समझ सकते हैं। जी। रियासत की कॉन्स्टिट्यूएंट जो तीसरा मत था, आर्टिकल 370 का जो तीसरा मत था, अगर इसमें कोई अमेंडमेंट करनी है, आर्टिकल 370 में सिर्फ अमेंडमेंट अगर करनी जी। हो, या अगर इसको रिवोक करना हो, तो उसके लिए रियासत जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि आज से जी। 40-50 साल पहले इख्तिताम हो गई थी, जी। जी। उसकी मंजूरी बहुत जरूरी है। उसके अप्रूवल के बगैर, कंकरेंस के बगैर ये अमेंडमेंट नहीं हो सकती है। तो ये आईन में खुद दर्ज था, जी। या अभी भी दर्ज है। जी। तो ये आईन का खुद अपना नुक्ता था। जी। कहने का मतलब ये है कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली भी मौजूद होती, जो कि उस वक्त नहीं थी, जी। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली भी मौजूद होती, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भी ये हक और ताकत नहीं था कि इसमें कोई अमेंडमेंट करती। जी। ये सिर्फ और सिर्फ अगर इसमें अमेंडमेंट करनी थी, तो आईन की रूह से, कानून की रूह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को वापस बुलाना था, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अमेंडमेंट करने का हक था। Right, उनकी right. उसकी कंकरेंस के बगैर ये यूनिलैटरल डिसीजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनलॉफुल है। आखिरी सवाल आगा साहब, क्या आपको कोर्ट से कोई उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, उम्मीद रखना तो हमारा कानूनी हक है, आईनी हक है, और कोर्ट जो है इस मामले में, मुझे उम्मीद है कि जो कानून और आईन की हैसियत है उसको बरकरार रखी, और आईनी तौर से जो जैसे कि कोर्ट ने इससे पहले भी 3 बार इस बारे में फैसला दिया। जी। ये आज पहली बार पिटीशन नहीं है आर्टिकल 370 के बारे में कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने आज से पहले 3 बार 370 के हक में फैसला दिया है कि ये इट इज इररिवोकेबल, इसको जी। रिवोक नहीं किया जा सकता। राइट। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कंकरेंस के बगैर तो बिल्कुल ना सदर हिंदुस्तान के पास वो ताकत है, ना हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के पास, ना जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के पास वो ताकत है कि इसको जी। रिवोक कर सके। तो जी। 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहोल्ड किया है, 370 को कानूनी हैसियत दी है, और आखिरी जो डिसीजन है, इस रूलिंग है इस बारे में कोर्ट की, वो इस हद तक है कि ये 370 अब परमानेंट नेचर एक्सपीआर कर चुका है। जी। तो उम्मीद है कि कोर्ट जो है आइन की रूह से, कानून की रूह से, अपने ही जो उन्होंने रूलिंग्स दी हुई है उस प्रेसिडेंस के हिसाब से, जो कॉन्स्टिट्यूशन और कानून पर मबनी था, उसके हिसाब से चलेगी, और हमें जो अपना हक मिलेगा। आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। दर्शकों, अब हम बात करेंगे पुंछ की। पुंछ में एक जगह है काजीमोड़ा, वहाँ पे गैर मुमकिन झाड़ है, उसको लेकर के अब कोर्ट ने डायरेक्शन दी है। कोर्ट ने इस तरीके की डायरेक्शन दी है कि वहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर्स बने हैं, क्योंकि ये जगह
जो है कहा जाता है कि ये फॉरेस्ट की है और फॉरेस्ट को दी जाए। जो भी बड़े स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उसको तोड़ा भी जा सकता है। डीएफओ ने विस्तार से बताया, आइए देखते हैं डीएफओ का क्या कहना है। ये जो जगह खसरा नंबर 2944 विलेज गाजीमोड़ा, ये गैर मुमकिन झाड़ है और 1991-92 से सोशल फॉरेस्ट्री का वेल एस्टेब्लिश क्लोजर था। बहुत अच्छा डेंस, उन्होंने वेरियस स्पीसीज़ के 12,000 प्लांट्स लगाए थे और आज भी ये जगह फॉरेस्ट के पास ही पोजीशन में है। और जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो गैर मुमकिन झाड़ है उसमें किसी भी पर्सन को रेवेन्यू एक्ट में अलॉटमेंट नहीं की जा सकती और कोई अगर अलॉटमेंट हुई है दैट इज़ इलीगल। और जो भी हमारा जो कल जो 11th को जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वहाँ पे निशानदेही का प्रोग्राम रखा था, ये पूरा जो खसरा है मोर देन 650 कनाल, तो उस पूरे एरिया को ही उन्होंने सर्वे करने की कोशिश की। हाउएवर वहाँ पे रेवेन्यू के जो कंसर्न नायब तहसीलदार और पटवारी ने कोऑपरेट नहीं कर पाए, तो इस वजह से निशानदेही हुई। मोर ओवर स्पॉट वेरीफाई किया गया। हमारे वहाँ पे ऑल सोशल फॉरेस्ट्री के वहाँ पे स्टोन वाल फेंसिंग मौजूद है। उसके अलावा रूबीनिया वेल एस्टैब्लिश जो फॉरेस्ट क्रॉप वहाँ पे है वो है। और जो भी ये एक्शन हो रहा है ये विद इन लॉ, बिल्कुल फॉरेस्ट की कॉम्पिटेंसी में, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट वेरियस सेक्शंस उसके तहत हो रहा है। मोर ओवर ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट की 2014 की इसी मैटर पे क्लियर कट डायरेक्शंस है टू प्रोसीड फर्दर इन स्पीकिंग मैनर फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर। उसी ड्यू प्रोसीजर के तहत ही हमने लोगों को वहाँ पे सुना भी। उस मोमेंट में दो तरीके के हमारे पास केस आए। पहला, जिनका रिकॉर्ड उसी खसरा के अंदर है, तो उस खसरा के अंदर जब अलॉटमेंट हो नहीं सकती दैट मीन्स इट इज़ इलीगल। दूसरे वो लोग थे जिनका अलॉटमेंट किसी और खसरा के अंदर है पर इस जगह में वो स्पॉट की डिमांड कर रहे, वो क्लेम कर रहे थे, तो उनसे ततीमा मांगा गया। मौके पे उनके पास ततीमा नहीं था, तो इसलिए उनको कहा गया कि आप रेवेन्यू से कांटेक्ट करें, अपना ततीमा बनवाएं ताकि वेरीफाई हो सकता है स्पॉट का। पर जिस जगह का हम क्लेम कर रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी फॉरेस्ट क्लोजर के रेमिनेंट्स अवेलेबल हैं और अकॉर्डिंगली हमने टाइमली एक्शन लेते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स और सोशल फॉरेस्ट्री ने कभी भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इलीगल नहीं होने दी। मोर ओवर जब भी इलीगल इश्यूज़ हुए फॉरेस्ट ऑफेंस के, तो उन्होंने कोर्ट में टाइमली केस भी फाइल किया है। दर्शकों, पुंछ के फॉर्मर एमएलए और बाकी लोगों ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना है कि खसरा नंबर 2944 में जितनी भी ज़मीन आती है, अगर वो पूरी की पूरी ज़मीन गैर मुमकिन झाड़ है तब ये माना जा सकता है। लेकिन उनका ये कहना है कि कोर्ट का ये भी डायरेक्शन है कि इसमें किसी तरह का इंटरफेरेंस ना किया जाए, लेकिन लोग डरे भी हुए हैं। वाज़ेह तौर पे हमने ये बात कर दी थी कि ये जो खसरा नंबर 2944 है 2944, ये 685 कुनाल 10 मरले हैं। अगर ये 685 कुनाल पे गवर्नमेंट एक्शन करती है तो 27 कुनाल वाले लोग भी पीछे हट जाएंगे, उसमें कोई बात नहीं। कि रूल ऑफ लॉ मस्ट प्रिवेल हेयर। हम ये कहना चाहते हैं कि 6/7/2020 को ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पुंछ ने एक हुक्म इतनाई जारी किया और SHO पुंछ को ये डायरेक्ट किया कि 3 अगस्त या 5 अगस्त तक किसी भी पार्टी को उसमें मुदाखलत करने की इजाज़त ना दी जाए, क्योंकि जो है सब जुडिस है। तो उसके ताल्लुक से SHO साहब ने भी कोशिश की यहाँ पे कि वो सब पार्टियों को उनको कहा कि ऑनरेबल कोर्ट का ये फैसला है, ये ऑर्डर है, तो इस पर अमल किया जाए। तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट सच एन इलीगल एक्शन फ्रॉम IFS ऑफिसर। तो मैं DFO साहब की इज्जत भी करता हूँ, लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि रूल ऑफ लॉ मस्ट प्रिवेल हेयर। हम अगर कानून की रखवाली नहीं करेंगे, कानून का खैर मकदम नहीं करेंगे, तो फिर यहाँ तो ये फिर जंगल राज बन जाएगा। अगर कोर्ट ये कह रहा है कि आप ये सब जुडिस है तो इसको सुने पहले, 5 अगस्त को ये इसकी डेट रखी गई है, उससे पहले यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। लोग विचलित हैं, लोग परेशान हैं कि किस तरीके से इस मामले को हैंडल किया जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि कहीं ना कहीं अब हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, फॉरेस्ट भी एक्टिव है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत बन सकती है लोगों के लिए। क्योंकि जो फॉर्मर MLA वो भी कहते हैं कि अगर इस खसरे में सब के सब एरिया को गैर मुमकिन झाड़ कहा जाता है तो सब के सब खाली करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर कुछ एरिया को आप गैर मुमकिन झाड़ कह करके उनको तंग करेंगे, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तब लोग ज़रूर नाराज़ होंगे। इस नंबर खसरा में
काफ़ी लोग काबिज़ हैं, जिसमें कुछ रिफ्यूजीज़ भी हैं, कुछ लोकल भी हैं। अब जो लोकल हैं उनके पास भी मकान बने हुए हैं, ज़मीनें आबाद हैं, और रिफ्यूजीज़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंतकाल भी करवाया, जैसे ये इंतकाल हुआ है गुरदेव सिंह जी का, रिफ्यूजी का। इसी तरह से और लोगों ने भी यहाँ पे कब्ज़ा है और इंतकाल भी हुए हैं। अब ये निशानदेही के बाद पता चलेगा कि ये रकबा जो स्टेट लैंड है और फर्स्ट लैंड है, ये डिमार्केशन दिखाएगी कि कहाँ से ये शुरू होता है, क्योंकि ये 685 कनाल पर टोटल मकसरा मुश्तमिल है। इससे ये साबित है कि अब ये इसकी डेफिनेशन तभी होगी जंगलात की और स्टेट की जब वो डिमार्केशन फाइल हो। मेरी रेवेन्यू एजेंसी से यही सबमिशन है, मेरी गुजारिश है कि कम से कम फाइल ट्रेस करके इसको डिमार्केट किया जाए नंबर खसरे पूरे को। उसके बाद वहाँ जो डिमार्केशन फाइल पे एक लाइन लगी हुई है, जंगल लाइन, उस लाइन को अलग किया जाए और जंगल का रकबा फॉरएवर के लिए अलग हो जाएगा और स्टेट का अलग हो जाएगा, ताकि आइंदा के लिए इन लोगों की ये परेशानी खत्म हो जाए। दर्शकों, डोमिसाइल बनाने की प्रक्रिया ऑनलाइन सरकार ने किया था दावा, और खुद जीसी मुर्मू जब हमने उनका साक्षात्कार किया था, इंटरव्यू किया था, तब उन्होंने इस बात को तस्लीम किया था, माना था, स्वीकार किया था। लेकिन आज लोगों को, यूथ को लग रहा है, क्योंकि एसएसबी ने कुछ पोस्ट निकाली हैं, इस पोस्ट में डोमिसाइल ज़रूरी है। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है कि डोमिसाइल उस वक्त चाहिए जब आपकी नियुक्ति हो जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली आज हमने देखा कि सांबा की तहसील में लोग सोशल डिस्टेंसिंग, यूथ सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट करता हुआ एक दूसरे पर चढ़े हुए, मास्क जरूर पहने हुए थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे थे, और लोग वहां पर जा रहे थे अपना डोमिसाइल बनाने के लिए। दर्शकों, हमने कुछ यूथ से बातचीत की तो यूथ का यही कहना है कि कहीं ना कहीं साइट बैठी हुई है और हम प्रयास करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं, एड्रेस में थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो वो लेता नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनकी दिक्कत इसलिए तहसील में इसलिए आना पड़ रहा है। वो ऑनलाइन भी करवा सकते थे, लेकिन ऑनलाइन एक तो 2G चल रहा है और दूसरा प्रोसेस में नहीं है। सर देखिए, फैक्टर्स दो हैं। एक तो है कि जो अभी डोमिसाइल बन रहा है, तो अभी जो इधर गैदरिंग हो रही है तहसील में, ये इसलिए इसका जो मेन कारण है वो ये है कि लोगों को आसानी से ऑनलाइन नहीं मिल पा रहा है ये डोमिसाइल। एक्चुअली क्या हो रहा है, जब हम अप्लाई करते हैं डोमिसाइल के लिए, कई बार होता है कि एड्रेस अगर चेंज होता है, जो हम मार्केट जिनके पास जाते हैं ऑनलाइन कराने, वो कहते हैं कि आपका एक पे एड्रेस दूसरा है और दूसरे पे अभी जैसे म्यूनसिपल कमेटी के एड्रेसेस चेंज हुए हैं वार्ड्स के, तो उसके कारण वो रिजेक्ट हो जाता है। जब एक बार आपका ऑनलाइन रिजेक्ट हो जाता है, आप दूसरी बार अप्लाई नहीं कर सकते हैं उसके लिए। फिर अब जैसे कि 4th क्लास जॉब्स आई हैं और लोगों को अभी मैक्सिमम लोग इसी में लगे हुए हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब लोगों के लिए ये सहारा बन चुका है कि हम इसके लिए अप्लाई करें, तो उसके लिए डोमिसाइल ज़रूरी है। सो द पीपल्स आर गैदर्ड इन तहसील। सो अगर ये ऑनलाइन अगर आसानी से मिल पाता तो लोग नहीं इकट्ठा होते यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि अभी AICTE आया हुआ है एग्ज़ाम, तो इसके कारण क्या हो रहा है, गैदरिंग इसलिए ज़्यादा हो रही है, हमें इनकम सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत है। ये हमें इनकम सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ेगा। अगर इनकम सर्टिफिकेट भी बनाना है, डोमिसाइल भी बनाना है, तो ऑटोमेटिकली गैदरिंग होगी। आप जितना मर्जी सोशल डिस्टेंस कर लिए, अगर आप 2 गज की भी दूरी करेंगे, बहुत बड़ा सांबा है, बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है इधर, तो सोशल डिस्टेंस आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल थिंग फॉर अस। तो दर्शकों, कहीं ना कहीं यूथ के लिए मुसीबत बनी हुई है। इस मुसीबत को दूर करना होगा। सरकार को चाहिए कि ऑनलाइन प्रोसेस को तेज करे ताकि लोग घरों में बैठ करके अपना डोमिसाइल निकाल सकें। ऑनलाइन डोमिसाइल अप्लाई हो रहा है, वो तो कई बार इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है, कई बार गवर्नमेंट की साइड नहीं चल रही, इसमें तो गवर्नमेंट की पूरा फेलियर है। ठीक है। दूसरा है सोशल डिस्टेंस, वो लोगों को खुद अवेयर होना चाहिए कि अगर सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो अगर एक भी इन्फेक्टेड होगा वहाँ पे, तो वो आगे कितनों को इन्फेक्टेड करेगा और वो लोग अपनी फैमिली को इन्फेक्टेड करेंगे और उनकी फैमिली कितने को इन्फेक्टेड करेगी। ऐसे तो हमारे समाज में पूरा इन्फेक्टेड हो जाएगा ना। तो ऐसे अगर हमारा समाज ही इन्फेक्टेड हो जाएगा, ऊपर से हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं है, तो ऐसे जो
कोविड-19 जैसी महामारी है, ये और फैल जाएगी। लोगों को खुद अवेयरनेस चाहिए कि हमें कैसे पालन करना है, ग्लव्स पहन के रखने हैं, सैनिटाइजर यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है प्रॉपरली। और देखा जाए जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने 4th क्लास जॉब्स निकाली हैं, तो वो लोग ऐसे पागल हो गए हैं कि हमें जल्दी से जल्दी डोमिसाइल बनाना है, क्या पता आगे जाके बंद हो जाए, ऑनलाइन भी नहीं हो रहा। तो इसमें तो गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा फेलियर है। दर्शकों, अब बात करेंगे प्रोटेस्ट का। आज होमगार्ड के लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया और होमगार्ड का कहना है कि जैसे यूटी में होमगार्ड को सारी सुविधाएं मिलती हैं, वैसा ही जम्मू कश्मीर यूटी में भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। मैं एक ही अपील करूंगी अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी, सभी से, कि इन्होंने जब भी हमारे जो 370 टूटा था, जहाँ 35 केंद्र शासित प्रदेश बना था जम्मू कश्मीर, इन्होंने बोला था जो सेंटर के कानून हो गए वो सभी इधर लागू हो गए, लेकिन उनको अपने ब्यूरोक्रेट्स को लागू हुए होंगे, लेकिन जो मुलाजिम है उनको कुछ नहीं लागू हुआ आज तक। देखो, जो अगर लागू हुए होते तो रोड पे थोड़े आते थे। जैसे मैं अपनी बात करूंगी, होमगार्ड के जो लोग हैं, जैसे इन्होंने ड्यूटी बनाया, ड्यूटी के अंदर चंडीगढ़ स्टेट आती है, उनको 38,000 मिलता है। अगर उत्तराखंड आती है उनको 28,000 मिलता है। पांडिचेरी में आता है 24,000 मिलता है। और जैसे भी बाकी स्टेटों में जो भी ड्यूटी है वो भी तकरीबन 24-25 हज़ार से ऊपर। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो ड्यूटी के अंदर होमगार्ड आती है उसको क्या मिलता है तुम्हें? 2700 रुपया। सुनते हुए आपको भी अत्याचार होगा और इन लोगों को भी कि 2700 रुपये पे कौन सा घर चल रहा है। जो लोग तो सुसाइड करने पे आगे जो लोग बेचारे कहीं दुकान पे दिहाड़ी जहाँ कहीं भी लगा सकते। अब तो 4-6 महीने से जो कोरोना वायरस के तहत इन्होंने इतनी ड्यूटियां भी की है, इनको सैलरी तो छोड़ो, इनको किसी ने आके जेब नहीं पूछा, एक मास्क तक या सैनिटाइजर तक नहीं इन लोगों को दिया। इनके परिवार का क्या भविष्य है? इन लोगों ने 50 साल इधर दिया, अपनी जिंदगी जोखिम में डाल के इन्होंने सड़कों पर ड्यूटियाँ की है। हर मीडिया को भी पता है, सारे लखनपुर से लेके श्रीनगर तक। लेकिन गवर्नमेंट ने टस के मासने, हम मुर्मू साहब से भी मिले जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, इन्होंने 10 दिन का टाइम दिया था, आज 1.5 महीना हो गया। लेकिन हमें जब बोलते हैं डिजिटल इंडिया कौन सा 10 दिन के लिए लेटर निकाला, तो आज कोई पोस्ट ऑफिस थोड़ा हमने लेटर लिखना तो 4-6 महीने के बाद पहुंचेगा। आज तो डिजिटल इंडिया तो एक दिन में फैक्स करो, 1-आधे घंटे के अंदर रिपोर्ट पहुंचती है। लेकिन वो हमें कुछ नहीं उसका डिसाइड दे रहे हैं, नहीं कुछ। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्यूटी बनाया, सेंटर के अंदर हम आते हैं होमगार्ड, तो सेंटर वालों ने इनकी इंक्वायरी करनी चाहिए, इनका पैसा जाता तो जाता कहाँ पे है। दर्शकों, बढ़ती महंगाई को लेकर के यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया और उनका ये कहना था कि विश्व भर में कच्चे तेल की कीमतें लगातार गिर रही है, लेकिन देश में महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में निरंतर और लगातार इजाफा हो रहा है, जो चिंताजनक है और सरकार से बार बार आग्रह किया जा रहा है कि उसको रोल बैक करें। बीजेपी 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 करो, गरीबों का खूना पीना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी बीजेपी। आज यूथ कांग्रेस यहाँ प्रोटेस्ट कर रही है और सिर्फ यहाँ नहीं, इंडिया में हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट कर रही है यूथ कांग्रेस। और उसका यही कारण है, पिछले 1 महीने से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस यूथ कांग्रेस सड़कों में है, भारत का हर एक युवा सड़कों में है। और हमारी एक ही मांग है कि पेट्रोल डीजल के जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं उन दामों को घटाया जाए। और बीजेपी सरकार घटाने की बजाय फिर से पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं, वो कल भी बढ़े हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके खिलाफ आज हम फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जनता की डिमांड है, पूरे भारतवासियों की डिमांड है कि जो आर्थिक बोझ है उन पे कम किया जाए, टैक्स कम लगाया जाए। लेकिन बीजेपी ने एक चीज़ थाम ली है कि आम इंसानों का खून चूस के ही अगर सरकार चलानी है, इसी तरह से सरकार चलानी है, तो लोगों का विश्वास उठ गया है इस सरकार से। और लोगों की आवाज़ उठाने के लिए आज यूथ कांग्रेस सड़कों में है। और हमारी डिमांड फिर से वही है कि पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए जाएँ, ना कि बढ़ाए जाएँ लगातार। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।